अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी तक किया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। उसके बाद हम आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गुड्स और मर्चेंडाइज़ के हवाले से है। तो क्या होती है गुड्स और मर्चेंडाइज़? अकाउंटिंग में ये जो वर्ड है इसका एक ख़ास मीनिंग होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं फॉर रीसेल पर्पज़ के लिए, जब हम कोई चीज़ दोबारा सेल करने के लिए लाते हैं तो वो गुड्स कहलाती है। या ये भी कह सकते हैं कि वो कोई भी चीज़ जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं सेलिंग पर्पज़ के लिए वो हमारी गुड्स कहलाती है। एग्जांपल कोई भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे क्लॉथ डीलर है, ठीक है, उसके लिए क्लॉथ जो है गुड्स कहलाएगी। जब भी वो कोई चीज़ क्लॉथ लेने जाएगा तो उसे गुड्स ही कहेगा। इस तरह जो वॉचेस होती है, जो वॉच डीलर है उसके लिए वॉचेस गुड्स कहलाएंगी, क्योंकि वो दोबारा उसे सेल करने के गर्ज से लेकर आ रहा होता है, परचेज़ कर रहा होता है, तो इसे हम गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सा कंसेप्ट है वो परचेजेस का है। परचेजेस क्या होती है? अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो परचेजेस का वर्ड है उसका भी एक स्पेशल मीनिंग है। जब सेलेबल गुड्स जो होती है वो हम बिज़नेस में परचेज़ करके लाते हैं तो हम कहते हैं ये परचेजेस हमने की है। यानी कि जो क्लॉथ डीलर है वो ज़ाहिर बात है क्लॉथ पहले परचेज़ करेगा तो उसके लिए परचेजेस कहलाएगी, क्योंकि ये परचेजेस खर्चा करेगा, लेकर आएगा तो अभी वो उसको रीसेल करेगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कैश परचेजेस का है। अगर चीज़ें जो हैं आप परचेज़ करके लाते हैं सप्लायर से और पेमेंट आप उसी वक्त उसको दे देते हैं तो हम कहेंगे ये कैश परचेजेस है। एग्जांपल यहाँ दी हुई है, आप कोई भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। मिस्टर एक्स ने चीज़ें खरीदी है मिस्टर वाई से 5000 की 1991 में और पेमेंट उसने उसी वक्त दे दी है, तो ये हम कहेंगे कैश परचेज। इस तरह क्रेडिट परचेजेस क्या होता है या परचेज ऑन अकाउंट? जब गुड्स जो है हम परचेज़ करते हैं सेलर से और पेमेंट जो है उस वक्त हम नहीं करते एट द सेम टाइम, ठीक है, तो हम कहते हैं ये क्रेडिट परचेज़ है। एग्जांपल उनमें से कोई भी आप दे सकते हैं कि ए ने चीज़ें परचेज़ की है 20 से 5000 की, लेकिन पेमेंट जो है वो उसने कहा कि मैं आपको 15 जनवरी को दूंगा, फर्स्ट को नहीं दे रहा, तो ये जो है क्रेडिट परचेज़ कहलाती है। उसके बाद है परचेज़ रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है परचेज़ रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड? गुड्स जब एक दफ़ा हम ख़रीद लेते हैं हम उसको फिर वापस कर देते हैं। क्यों करते हैं? कुछ रीज़न होती है। रीज़न क्या हो सकती है? गुड्स डिफेक्टिव थी, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं थी, डैमेज थी, बिलो स्टैंडर्ड थी, इसलिए उसने इसको वापस कर दिया। इसे परचेज़ रिटर्न भी कहते हैं, रिटर्न टू सप्लायर भी कहते हैं इसके, ये दो नाम और भी हैं। नेक्स्ट है परचेज़ डिस्काउंट एंड सेल डिस्काउंट। परचेज़ डिस्काउंट क्या होता है कि ये कंसेशन होती है जो सप्लायर अपने जो बायर को देता है जब वो चीज़ें ख़रीदता है, परचेज़ डिस्काउंट कराता है। बायर को अगर हम दे रहे हैं, यानी कि हम अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें कोई बंदा छोड़ता है डिस्काउंट, वो परचेज़ डिस्काउंट है। इसी तरह सेल डिस्काउंट कब होगा? जब हम सेल करेंगे, सेलर जब सेल करता है तो अपने कस्टमर को देगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो अलाउंसेस हैं। अलाउंसेस क्या होता है कि समटाइम कस्टमर चेक करता है गुड्स जो परचेज़ कर रहा है उसमें कुछ छोटा सा डिफेक्ट है और फिर क्या करता है सेलर जो है वो एग्री हो जाता है कि ये जो डिफेक्ट है इसकी वैल्यू कम कर देता है। यानी अगर कोई चीज़ 15 की है तो आपको 10 का दे देगा। क्यों? क्योंकि वो डैमेज है, डिफेक्टिव है, इसलिए। तो ये जो छोड़ा है उसने पैसे आपको, ये अलाउंस है। यानी 15 की चीज़ अब 10 में आपको दे रहा है, 5 रुपये आपका अलाउंस है। इसमें ये भी है कि अगर हम दे रहे हैं तो परचेज़ अलाउंस हो जाएगा, हम अगर ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ख़रीदते हैं तो हमें कोई बंदा पैसे छोड़ता है, परचेज़ अलाउंस है। और अगर हम बायर को देते हैं तो फिर सेल अलाउंस है, ये हम दे रहे होते हैं। उसके बाद है 9 वाली डेफिनेशन, सेल्स क्या होती है? जब जो हम चीज़ परचेज़ यानी गुड्स परचेज़ करके लाए थे सेलिंग पर्पज़ के लिए, जब ये चीज़ कस्टमर को एक स्पेसिफ़िक प्राइस पे बेच दी जाती है तो हम कहते हैं ये हमने सेल की है। मिसाल वो दे रहा है कि 5000 की परचेज़ की है और हमने 5000 के रुपए की चीज़ें दी और 6 की हमने बेच दी, तो ये 6000 आपकी सेल कहलाएगी। कैश सेल्स क्या होती है? अगर जो गुड्स हमने सोल्ड की है कस्टमर को एक ख़ास प्राइस पे और प्राइस हमने उसी वक्त रिसीव कर लिया है तो हम इसे कहेंगे कैश सेल्स हैं। क्रेडिट सेल क्या होती है?
अगर हमने चीज़ें बेची है कस्टमर को और कस्टमर ने हमें उसी वक्त पैसे नहीं दिए सेम टाइम में, लेकिन उसने कहा कि मैं पेमेंट आपको फ्यूचर डेट में करूँगा, तो हम कहेंगे ये क्रेडिट सेल है। उसके बाद है सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। जिस तरह था सेल्स परचेज़ रिटर्न था, इस तरह सेल रिटर्न भी होता है। कोई सेलर या आपका कस्टमर चीज़ें लेकर जाता है और देखता है डिफेक्टिव अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो वो उसको वापस कर देता है, तो इसे हम कहते हैं ये सेल रिटर्न है। इसके बाद तीसरा जो है वो हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है। 13वां जो कॉन्सेप्ट है ट्रेड डिस्काउंट। ये जब हम चीज़ें बेच रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होता है या होल सेलर होता है, ये अलाउ करता है जो रिटेलर्स होते हैं छोटे लेवल पे जो शॉपकीपर वाले हैं उनको, ये हमेशा जो है परसेंटेज एक ख़ास परसेंटेज में दिया जाता है और लिस्टेड प्राइस या कैटलॉग प्राइस जो उसके ऊपर लिखी हुई है उस पर हमेशा दिया जाएगा। तो एग्जांपल में दी हुई है 30,000 का जो है 10% का छोड़ है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेटर क्या होते हैं? जब हम चीज़ें बेच देते हैं कस्टमर को उधार पे, तो हम कहते हैं ये डेटर है, ठीक है। जिनको हम उधार पे चीज़ें देते हैं बेचते हैं डेटर कहलाते हैं या अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम क्रेडिट बेसिस पे लेते हैं, परचेज़ करते हैं। गुड्स जो है परचेज़ की जाती है सप्लायर से, तो हमें कहते हैं क्रेडिटर एग्जिस्ट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये डिडक्शन होती है, अलाउंस होता है जो कि क्रेडिटर्स अपने डेटर्स को देता है, जो आपको पेमेंट जो है वक्त से पहले देते हैं। यानी कि यूजुअली 2% होता है। मैंने 1 महीने का टाइम दिया, 10,000 की चीज़ें बेची थी, मैंने कहा अगर 20 दिन के अंदर पैसे दो, 2% आपको मज़ीद छोड़ दूंगा, ये आपका कैश डिस्काउंट है अगर वो दे देता है तो। उसके बाद 17 कॉन्सेप्ट है कैपिटल ओनर इक्विटी। ये वो फंड होता है जो ओनर सप्लाई करता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ये सोर्स ऑफ फंड है जो ओनर आपको देता है, जिससे बिज़नेस स्टार्ट होता है, वो आपका कैपिटल है। नेक्स्ट है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। एसेट की इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे हैं जिनकी एक वैल्यू है, ख़ास वैल्यू होगी, और वो बिज़नेस के अपने होते हैं। 2 बातें। और तीसरी बात यह है कि उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ द बिज़नेस यानी फ्यूचर में होगा। ये हमारे एसेट्स होते हैं। फिर आ जाते हैं लायबिलिटीज़ की तरफ। लायबिलिटीज़ जो होती है वो डेट और ऑब्लिगेशन होते हैं बिज़नेस की, ठीक है, या हम इसमें ये कह सकते हैं जो चीज़ें हमें वापस करनी है वो लायबिलिटीज़ में आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए इसकी एग्जांपल हमारे क्रेडिटर्स है, बिल पेएबल है, अकाउंट पेएबल है, लोन है, ये सारे हमारी लायबिलिटीज़ में आते हैं। फिर रहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कहते हैं स्पेन ऑफ टाइम है जिसमें बिज़नेस प्रिपेयर करता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी साल के बाद चेक करते हैं कि प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं साल के बाद देखी जाती है, उसे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहते हैं। फिर रेवेन्यू क्या होता है? ये प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड की जाती है बिज़नेस की तरफ से, जब कस्टमर को देते हैं वो जो प्राइस देते हैं वो रेवेन्यू है। जब कुछ चीज़ बेचेंगे, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि जो पैसे आए हैं वो सारे रेवेन्यू है। रेवेन्यू के आगे टाइप्स भी होंगी इसकी। रेवेन्यू कितनी तरह का होता है? सेल डायरेक्ट आपको पैसे मिल जाते हैं, आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं तब भी आपको पैसे मिलते हैं, कमा लेते हैं, फ़ी अर्न करते हैं, रेंट अर्न करते हैं, कमीशन अर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस जो है वो कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप। जब हम चीज़ों को लेकर आते हैं वो एक्सपेंस करते हैं या सर्विसेज का इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ टर्निंग रेवेन्यू। और रेवेन्यू यानी बेचने के लिए जो प्राइस हमारी आती है वहाँ तक जितना भी हम खर्चा करते हैं वो एक्सपेंस होता है। अच्छा, उसके बाद इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है नेट इनकम और नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट इनकम और नेट प्रॉफिट सिंपली बाय द अमाउंट बाय विच द रेवेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एक्सीड द एक्सपेंसेस। सीधी सीधी बात यह है कि आपका जो रेवेन्यू है जो आपने कमाया है वो ज़्यादा है आपके एक्सपेंस से जो लगाया है, तो इसका दरमियान का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। यानी रेवेन्यू आपके ज़्यादा हो, एक्सपेंस आपके कम हो, दोनों का डिफरेंस आपने दिखाना है। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो आपका प्रॉफिट है, अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आ जाता है तो फिर आपका लॉस है। तो यहाँ तक इसका जो बन रहा है 23 कॉन्सेप्ट हैं, डेफिनेशंस हैं, वो कवर हो गई है।
नेक्स्ट में हम इसको बात देखते हैं कि अगले टॉपिक है कितने इसकी कितनी लेंथ है, अगले टॉपिक को भी साथ हो सकता है या नहीं। जी नेक्स्ट टॉपिक भी हम इसको देख लेते हैं, कवर हो जाएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो असूल होते हैं जिसमें सारी अकाउंटिंग खड़ी है। अब इसमें इन्होंने आगे मज़ीद डिवीज़न की हुई है, यानी कि इसने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को अलग कर दिया, अकाउंटिंग कन्वेंशन को अलग कर दिया। अब सबसे पहले हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें बेसिक अजम्पशन होती है, जो अज्यूम करते हैं या हमें करनी पड़ती है, इसके बगैर नहीं होती, और कंडीशन होती है जिस पे साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज़ बेस्ड। ठीक है, तो वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं वन बाय वन। कन्वेंशन जो है उसको बाद में देखेंगे। ये कस्टम्स और ट्रेडिशन होती हैं या गाइडलाइंस होती है जो अकाउंटेंट इसको फॉलो करता है, लेकिन इसको बाद में देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट इसको देख लेते हैं जल्दी से। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है कि अकाउंट्स आर केप्ट फॉर एंटिटी एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद दीज एंटिटी। यानी कि जो बंदा जिसका बिज़नेस है वो बिज़नेस कर रहा है वो अलग है अपने बिज़नेस से, बिज़नेस की अलग शनाख्त है, आइडेंटिफिकेशन उसकी अलग है और बंदे की अलग है। यानी कि उसके घर के अखराजात सारे वो उसके अलग होंगे और बिज़नेस के उसके अलग होंगे, हमने मिक्स नहीं करने। तो ये सिंपल सा मैं आपको समझा दिया कि इसकी हर जो ओनर होता है वो बिज़नेस से अलग है। दूसरा है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है चलते रहना। हम बिज़नेस इसलिए स्टार्ट करते हैं कि ये लंबी लाइफ इसकी होगी, ये चलता रहेगा, ना कि 1-2 महीने के लिए स्टार्ट करके बंद कर दें, वो उसमें नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो इसकी अजम्पशन में नहीं आता। तो उसने यही बताया कि इट इज़ अज्यूम्ड दैट एंटिटी इज़ गोइंग कंसर्न दैट इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। ठीक है, देयर इज़ नो इंटेंशन टू लिक्विडेट द पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर इन द फॉरसीएबल फ्यूचर। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम उसको फ्यूचर में बंद कर देंगे या लिक्विडेट कर देंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास गोइंग कंसर्न। तीसरा आगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग में वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए होगी, बेनिफिट होगा तब भी जब हम उसको मेजर कर सकेंगे पैसों में। यानी कि इन टर्म ऑफ मनी मेजरमेंट होना बहुत लाजमी है, तभी हम उसका रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की शेप में। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमने इन्फॉर्मेशन वही लिखनी है जो मॉनेटरी टर्म में हो, यानी कि जिसको मेजर किया जा सके। उसके बाद आ जाते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो गोइंग कंसर्न से बिल्कुल रिलेट करता है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसेट जो हम लेते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, इसको रिकॉर्ड करते हैं, जो प्राइस हमने इसको पेड की है, एक्वायर की है, लिया है, वहीं आप उस पर लिखें। ठीक है, यानी आपने चेंज नहीं करनी है। बिल्डिंग की इसने एग्जांपल दी हुई है 5 लाख की है, तो उसको 5 लाख ही किया जाए। हालांकि मार्केट वैल्यू उस टाइम हो सकता है 5,50,000 हो जाए, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है कि, या हो सकता है बाद में 4 लाख हो जाए, लेकिन फिर भी अपने कोशिश करने से 5 लाख भी करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो पता है आपको एसेट होते हैं हमारे, और इनके अगेंस्ट जो क्लेम करते हैं इक्विटीज़ होती है, यानी इक्विटीज़ में लायबिलिटी और इक्विटी दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो इन दोनों पे इफेक्ट होगा, एसेट में भी होगा आपकी, और इक्विटी में लायबिलिटी और इक्विटी दोनों में इफेक्ट होगा। तो इसे कहते हैं ड्यूअल इफेक्ट। जिस तरह उसने मिसाल दी हुई है, कैश आपका एसेट है 30,000 का लगाया है, तो वो क्या बन जाएगा? आपका कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, वहीं एसेट किस से आए हैं? इन कैपिटल से आए हैं। कैपिटल में इक्विटीज़ है, सारा का सारा ओनर का पैसा लगा हुआ है, ओनर क्लेम करेगा आप। उसके बाद है छठा कॉन्सेप्ट इसमें, वो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो ये कहता है कि आप जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया हो उसको मुख्तलिफ सीरीज़ ऑफ रिलेटिव शॉर्ट पीरियड पे उसे शेयर से कन्वर्ट कर दें। यानी एक बिज़नेस आप चाहते हैं मैं 5-6 साल का चला रहा हूँ, ठीक है, चलाना चाहता हूँ, तो उसको आप 1 ईयर पे डिवाइड कर दें, और 1 ईयर के बाद रुक कर चेक करें कि हमने जो काम किया है उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसने ये लिखा हुआ है कि स्टॉप करके सी बैक पीछे देखा जाए, ये नहीं कि 5 साल के बाद देखा जाए, 1 साल के बाद उसको देखा जाए, तो हमें पता चलेगा क्या मामलात हैं, क्या पोजीशन है उसकी। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इसी साल के रेवेन्यू को उसी साल के एक्सपेंस के साथ मैच करें।
फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा। ये है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। यही उसने बताया वो रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी रेवेन्यू को आपने उस वक्त रिकॉर्ड करना है जब चीज़ें आप बेच चुके हों और सर्विसेज ले चुके हों, दे चुके हों, ठीक है, तब आपने अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड करना, अदरवाइज़ आपने नहीं रिकॉर्ड करना। इसे रियलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद कन्वेंशन है, इसको ज़रा जल्दी से देख लेते हैं, इसी के साथ कवर हो जाएगी अकाउंटिंग कन्वेंशन। सबसे पहली जो कन्वेंशन है वो कंजर्वेटिज्म, जिसे प्रूडेंस भी कहते हैं। इस कन्वेंशन के मुताबिक हम फॉलो करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करते, लेकिन प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस के लिए हम पहले ही पैसे साइड पे रख लेते हैं, प्रोविजन रख लेते हैं कि ये फ्यूचर में नुकसान ना हो, और अगर होता है तो उसको कवर किया जा सके। इसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। उसके बाद ये अकाउंटेंट गाइडलाइंस होती है, अकाउंटेंट को भी करना पड़ता है। फुल डिस्क्लोज़र से मुराद क्या होता है? जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उसको इन्फॉर्म जब किया जाता है जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, जैसे प्रोप्राइटर का, एडिटर्स वगैरह हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको सही इन्फॉर्म किया जाए, कोई चीज़ छुपाई ना जाए, रियलिटी बताई जाए। इसे हम कहते हैं फुल डिस्क्लोज़र। ठीक है, उनके मतलब सही इंटरप्रिटेशन की जाए स्टेटमेंट की। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? ये जो कन्वेंशन है ये बताती है कि अगर आपने एक मेथड डिसाइड किया है तो इसको यही मेथड आप हर इवेंट के लिए जो है वो उसको फॉलो करें, उसी को ही आप इस्तेमाल करें, ना कि चेंज करते रहें। इससे भी आपकी अकाउंटिंग में मसला बन सकता है। हाँ, कोई 1-2 साल के लिए मेथड नहीं काम कर रहा तो फिर उसको साउंड रीज़न होती है तो फिर इसको चेंज कर सकते हैं। ये है कंसिस्टेंसी मेथड, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। लास्ट है हमारे पास मैटेरिटी। मैटेरिटी क्या होता है? ये कन्वेंशन क्या है? मैटेरिटी रेफर टू द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। कोई अहमियत के मुतालिक हम इसे कह सकते हैं कि जब भी उनको चीज़ लेनी हो, डिसीजन करना हो तो 5-6 बंदे बुला लें, लेकिन वो चीज़ वाकई उस अहमियत की अमल हो कि हम उन बंदों से मशवरा लें। अब आपने अगर बॉल पॉइंट लेना है तो आप 6 बंदों को किसी दूर जगह से बुला के मशवरा नहीं करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो वो तो आपका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मैटेरिटी का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ की जितनी इम्पोर्टेंस है उस तरह उसको बयान किया जाए, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। अब फर्नीचर या बिल्डिंग बड़ी चीज़ है, पेंसिल छोटी चीज़ है, हम पेंसिल को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे लेकिन बिल्डिंग को देंगे। तो ये होता है मैटेरिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें डिसीजन फिर इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस होता है डिसीजन का। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के हवाले से कोई अगर चीज़ होती है तो उसको डिस्कशन कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।